हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th के 4 चैप्टर्स तक फिनिश करके हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम एक लेक्चर कवर कर चुके हैं। हमने उस लेक्चर में सेल के बारे में पढ़ा था, तो उसका हम एक ओवरव्यू लेंगे आज, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करके फिर हम आगे के लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि रॉबर्ट हुक ने जो उन्होंने माइक्रोस्कोप अपना डिज़ाइन किया था, उसी माइक्रोस्कोप से उन्होंने कुछ, जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे ऐसे ही माइक्रोस्कोप से, तो उन्होंने एक कोक को ऑब्जर्व किया। उस कोक पे उन्होंने क्या एक कंपैरिजन किया कि ये हनी कॉम के जैसे दिखता है, इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, और उनको फिर उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल, ठीक है। फिर अब उन्होंने क्या चीज़ की कि भाई हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इन यूनिट से बना हुआ होता है, जिनको उन्होंने सेल नाम दिया। और फिर आगे जाके उन्होंने क्या कहा कि जब हमने एक एक्टिविटी जैसे कि अनियन वाला हमने लिया था, कि अनियन की जो
जो छिलके हैं प्याज के, हम वो किसी भी साइज के होंगे, हम वो छिलके लेंगे तो वो सेम ही दिखेंगे, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा अगर हम एक माइक्रोस्कोप के अंदर उनको ऑब्जर्व करेंगे तो उसका उन्होंने क्या दिया कि वो जो स्ट्रक्चर से, छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके वो बना हुआ है छिलका, और उन छिलकों से सभी से कंबाइन होके मिलके क्या बनी हुई है, एक प्याज बनी है। तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या नाम दिया, सेल, कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिससे कि वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो वो है सेल। इसी तरीके से उसके बाद हमने क्या चीज देखी कि अब सेल जो है वो सिंगल सेल्ड भी होते हैं, जिनको हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं, जो एक ही सेल से बने हुए थे, जैसे कि अमीबा है, क्लैमिडोमोनाज है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं, जैसे कि फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स। तो इस तरीके से होते हैं। और अब ऐसा नहीं है कि वो जो मल्टी सेल्युलर है उसमें हमेशा ही बहुत सारे सेल मतलब अलग ही होंगे। उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, उसमें भी हमने एक डिस्टिंग्विश किया था कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी एक सिंगल सेल से ही बने होते हैं, क्योंकि सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। सेम तरीके के जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो वो क्या है, सिंगल सेल से ही मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बने हैं, या फिर अलग अलग तरीके के सेल से बने हुए हैं। अलग अलग तरीके के जो सेल्स से बने हुए हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो। ठीक है, और सेल जो है वो जो उसकी जो भी साइज या जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करता है वो किससे रिलेटेड, मतलब जो उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है, उसकी साइज और उसकी शेप। जैसे अमीबा है तो उसकी शेप क्या है, जो चेंज होती रहती है, फ्लेक्सिबल है। और कुछ की रेंज जो शेप जो होती है या साइज जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि हमने नर्व सेल्स की बात की थी कि उसका जो शेप है वो हम बिल्कुल फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था कि अभी ये जो सेल्स हैं वो जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हर एक सेल वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी कि जैसे कि मल्टी सेल्युलर में मान लीजिए जो अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, तो वो क्या होंगे, हर तरीके का सेल अपना अपना काम करेगा, जिस चीज़ में जो उनका फंक्शन है वो करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें कि उनकी स्पेशलाइजेशन या उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम डिपार्टमेंट्स दे देते हैं, तो ऐसे ही सेल्स को उनका डिपार्टमेंट्स दे दिए। और अगर सिंगल सेल में ही होता है तो सिंगल सेल में भी हम क्या करते हैं कि उनके क्योंकि कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, तो उनके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, उनको काम डिवाइड कर देते हैं। और वो कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, और सेल ऑर्गेनल से मिलके ही क्या बनता है, एक सेल बन जाता है। और हर सेल ऑर्गेनल के ऊपर ही डिपेंड करता है, मतलब कि अब वो हर सेल ऑर्गेनल अपना एक स्पेशल फंक्शन निभाता है एक सेल में। जैसे कि कुछ सेल मान लो नया मटेरियल बनाना है या कुछ वेस्ट मटेरियल क्लीन करना है, इस तरीके से। ऑन एंड ऑल होता क्या है फिर कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो हर एक में सेम होते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या शेप है, क्या साइज है, किस तरीके से है। ठीक है, बस क्या होता है कि उनके हिसाब से उनको बस काम दे दिया जाता है, अलग अलग उनकी एक्टिविटीज अलग अलग होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। अब फिर हमने पढ़ा था कि जो सेल है वो बना किस चीज़ का हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसमें हमने पढ़ा था, ये टॉपिक जब स्टार्ट किया था, कि जब हम एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, अब हमने सेल ऑर्गेनल्स की तो बात कर ली, लेकिन हम माइक्रोस्कोप के अंदर अगर कोई भी सेल देखते हैं तो उसमें 3 फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला फीचर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दूसरा न्यूक्लियस का, और तीसरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हैं जिससे कि हर एक सेल जो है अपना काम कर पाता है, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाता है और एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर पाता है प्रॉपर तरीके से। तो ये 3 फीचर्स की वजह से ही वो काम कर पाता है। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे इन 3 फीचर्स के बारे में कि ये फीचर्स हैं क्या, इनका काम क्या और कैसे ये सेल को हेल्प करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन की। तो ये क्या है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. अब क्या चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन हम कहें तो वो क्या होती है कि एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल के बाहर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक वॉलनट है, ठीक है, जो वॉलनट होता है
मतलब अखरोट। अब उसके अंदर गिरी होती है, लेकिन उसके ऊपर हमें एक आउटर कवरिंग देखने को मिलती है, जिससे कि वो जो अखरोट है एक्चुअल में, जो गिरी है जो हम खाते हैं, उससे ऊपर से कवर होती है, वो कवरिंग होती है। उसको हमें कवरिंग को पहले तोड़ना पड़ता है, फिर हम वो गिरी ले सकते हैं, खा सकते हैं। यही होता है। तो इसी तरीके से अब मान लीजिए कि वो जो गिरी है वो एक सेल है, और ये जो अखरोट की, वॉलनट की जो कवरिंग होती है वो क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है, जो कि उसको अब जब तक वो टूटेगा नहीं, जो आउटर कवरिंग होती है उसकी, जब तक वो टूटेगी नहीं तब तक क्या हम उस वॉलनट के अंदर जो गिरी है, एक्चुअल में वॉलनट है, उसको क्या हम हाथ लगा पाएंगे, क्या हम ले पाएंगे या खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो क्या है, कोई भी एक्सटर्नल चीज है, चाहे मिट्टी है, चाहे किसी किसी पर्सन का टच है, या कुछ भी है, वो उसको जब तक वो आउटर कवरिंग है वो उसको टच नहीं कर सकता, ना ही वो गंदी हो सकती है, ठीक है, डस्ट वगैरह से या किसी भी चीज से। तो क्या होता है कि इसी तरीके से एक सेल के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, जिससे कि वो आउटर कवरिंग कैसे है कि वो आउटसाइड जो बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उससे उसको बचाती है या उससे इंटरेक्शन नहीं होता। मतलब कि मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें बाहर हैं, काफ़ी सारी हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मटेरियल्स हैं, तो उनको अंदर एंटर करवाना है या अंदर से कुछ किसी मटेरियल को बाहर एग्जिट करवाना है, वो कब होगा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको एंटर करने देगी या फिर एग्जिट करने देगी, तभी होगा। मतलब सेल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दीवार को तोड़ना पड़ेगा। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं पे एंटर करना है तो आपको वहाँ पे, अगर मान लीजिए वो जो गार्ड होता है, अगर वही आपको एंट्री नहीं करने देगा तो आप क्या अंदर जा पाएंगे? वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा वहाँ पे कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो क्या है, वहाँ पे गार्ड को बनाना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। तो वो गार्ड, अगर आपको एंट्री, तो एक तरीके से गार्ड की तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंट्री दे देगा तो आप अंदर जा पाएंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अगर एग्जिट करने के लिए आपको परमिशन देगा या एग्जिट करवाएगा, तभी आप एग्जिट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इनटू द सेल? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल? अब मूवमेंट कैसे होती है, या जो सब्सटेंसेस अंदर हैं वो बाहर किस तरीके से जाते हैं, या बाहर वाले अंदर किस तरीके से आते हैं? तो कैसे होता है ये? Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस घूम सकते हैं, मतलब अंदर बाहर घूम सकते हैं। कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, डिफ्यूजन हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है। तो डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या कर सकती है, एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें, हम एयर की बात करते हैं जैसे, तो एयर को हम क्या कहते हैं कि एयर मूव्स फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। मतलब एयर रश करती है वो वैक्यूम को फिल करने के लिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, सिमिलरली अब एक बहुत तेजी से हमें मूवमेंट देखने को मिलती है सब्सटेंस की, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। अगर एक रीजन पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एक रीजन पे कम है, वही हाई टू लो, जैसे एयर मूव करती है प्रेशर में, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे ही एक सब्सटेंस मूव करता है बहुत फास्टली हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रीजन पे। ठीक है, something similar to this happens in cells when, for example, some substance like CO2, carbon dioxide, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentrations inside the cell. ठीक है, अब इसी के तरीके, जैसे अब क्या बात की कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में वो रश करता है, ठीक है, मूव करता है सब्सटेंस।
तो इसी तरीके से हमें और चीज़ें भी इसी तरीके से होती हैं सेल के अंदर। कैसे? जैसे कि एक सब्सटेंस है, जैसे CO2 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक मान लीजिए एक सेल्यूलर वेस्ट है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट करना है, ठीक। क्या करते हैं हम नॉर्मली, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है, यही होता है। तो ये क्या है, ये एक सेल्यूलर वेस्ट की तरह होता है जो हमें एक्सक्रीट आउट करना है, हमें बाहर निकालना है, क्योंकि हमारी बॉडी में रहेगा तो ये हमें अफेक्ट करेगा। तो हम ऑक्सीजन इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं, तो इसको हमें सेल से क्या करना है, बाहर निकाल के फेंकना है, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये अगर सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन में एक्यूमुलेट हो रहा है तो फिर ये रश करेगा लो कंसंट्रेशन की तरफ, और रश करेगा अगर लो कंसंट्रेशन की तरफ तो ये क्या होगा, ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा सेल से बाहर, ठीक है। जैसे कि अगर एयर है वो हाई प्रेशर की जगह पे, मतलब जहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा है, अगर वो एयर वहाँ पे है तो जैसे ही जहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट होगा वहाँ पे एयर रश करेगी वहाँ पे जाने के लिए, हाई प्रेशर से वो निकल जाएगी। सिमिलरली कि सेल के अंदर जब हाई कॉन्सेंट्रेशन एक्यूमुलेट हो जाती है तो CO2 क्या कर देती है, वहाँ से फिर रश आउट करती है, वो निकलने लग जाती है। इस तरीके से सब्सटेंस क्या होते हैं, बाहर जाते हैं सेल के अंदर से। In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें जितनी CO2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर होती है उससे कम होती है बाहर के एनवायरनमेंट में। तो वो क्या करेगी, सेल के अंदर क्या हो रही है, ज़्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन है, और बाहर के एनवायरनमेंट में कम है तो वहाँ लो कंसंट्रेशन है, तो वो हाई टू लो की तरफ जाएगी, तो CO2 क्या करेगी, बाहर जाएगी। As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. अब जैसे ही इस कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है कि सेल के अंदर तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है और सेल के बाहर कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई है, तो अब CO2 सेल के बाहर जाती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन पे। लो कंसंट्रेशन कौन सा है, सेल के बाहर का एरिया, तो वह सेल के बाहर की तरफ जाती है, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो सेल से बाहर निकल जाती है लो कंसंट्रेशन वाले रीजन पे जाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली oxygen O2, oxygen enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases. अब उल्टा होता है, अब क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर क्यों जाती है, क्योंकि बाहर जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हमारे सेल के अंदर जब कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम हो जाती है, तो अब बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन, और सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो है, तो वो हाई टू लो मूव करेगी, तो वो डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से सेल के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है इसका। दस डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गैसेस के एक्सचेंज में, सेल्स के बीच में गैसेस के एक्सचेंज में, ठीक है, या फिर हम कहें सेल और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसमें डिफ्यूजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नाउ वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब ये तो हमने गैसेस की बात की थी, ठीक है, कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का हमने एग्जाम्पल लिया कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इन एंड आउट ऑफ द सेल, तो वो क्या होता है, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। बट अगर हम वाटर की बात करें जो कि एक लिक्विड है, तो वाटर भी यही डिफ्यूजन का ही लॉ फॉलो करता है। इसी प्रोसेस के थ्रू ये सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करता है, कि कैसे, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल, इसको हम क्या कहते हैं, ओस्मोसिस। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. अब वो मूवमेंट कैसे होगी,
वो इस पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि पानी की हम बात करें तो कैसा भी पानी होगा तो वो उसी तरीके से वो इनसाइड एंड आउटसाइड हो जाएगा, मतलब सेल के अंदर, ऐसा नहीं है। पानी जो है उसके अंदर कितना क्या सब्सटेंस डिजॉल्व है, ठीक है, कितना कौन सा सब्सटेंस डिजॉल्व है, कितने अमाउंट में वो डिजॉल्व है, वो भी मैटर करता है कि वाटर की मूवमेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किस तरीके से होगी सेल के अंदर और सेल के बाहर। 10. Osmosis is the net diffusion of water across the selectively permeable membrane toward a higher solute concentration. ठीक है, तो क्या चीज़ है कि जो ऑस्मोसिस क्या है, ये नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर है, मतलब कि वही वाटर की कंसंट्रेशन, मतलब जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, जो कि डिजॉल्व होता है, ठीक है, जैसे कि सॉल्ट है जो डिजॉल्व हो जाता है, तो उसकी कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा एंटर करेगा, उसका नेट डिफ्यूजन निकालते हैं हम। ठीक, नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। अब क्या होगा, क्या पूछा गया है कि अगर हम एक एनिमल का सेल या फिर एक प्लांट का सेल अगर हम एक सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्यूशन किसका है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि पानी के अंदर या तो शुगर मिक्स कर रखी है, चीनी मिक्स की हुई है, या फिर हमने पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स किया हुआ है, नमक मिक्स किया हुआ है, एक ऐसा ये सॉल्यूशन है, उसके अंदर अगर हम एक प्लांट सेल या एनिमल सेल को रख देंगे तो क्या होगा। वन ऑफ द फ्लोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। अब तीन हम बात करेंगे जो इनमें से तीनों चीजों में से एक चीज हो सकती है कोई भी। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसेंट्रेशन दैन द सेल, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as a hypotonic solution. ठीक है, अब क्या चीज है, देखिए क्या बोला गया है कि जो सेल है, अब हमने उस पानी के अंदर सेल डाला, सॉल्यूशन के अंदर, बेसिकली सॉल्यूशन में हमने सेल डाला, तो अगर वो जो सेल के चारों ओर जो भी सराउंडिंग है, जो भी सॉल्यूशन है, अगर उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल से, ठीक है, मतलब कि जो सेल के बाहर का सॉल्यूशन है वो ज्यादा डाइल्यूट है, तो क्या होगा, सेल में पानी बढ़ जाएगा। क्यों क्यों क्या पढ़ा हमने, हायर टू लो जाता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता है वो, ठीक है, तो अगर सेल के बाहर जो है, वही कॉन्सेप्ट है सिमिलर, सेल के बाहर अगर हाई कंसंट्रेशन है तो क्या होगा, हाई टू लो रश करेगा, सेल के बाहर हाई है मतलब कि सेल के अंदर क्या है, लो है, तो वो क्या करेगी, हाई टू लो सेल के अंदर चला जाएगा, तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, सेल के अंदर चले जाएंगे और सेल के अंदर वाटर बढ़ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसा नहीं होता उनके लिए कि वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब या तो एक बार में बाहर जाएंगे या फिर एक बार में अंदर आएंगे, ऐसा नहीं होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं कि वो एक ही टाइम पे एक ही साथ वो अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं, दोनों ही साइड में फ्लो कर सकते हैं वो, कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर भी जा रहे हैं और साइड बाय साइड वो सेल से बाहर भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सेल वाटर गेन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो हाई टू लो कंसंट्रेशन जब जाता है, हमने क्या चीज पढ़ी थी कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो वो बहुत स्पीड से, मतलब ज्यादा स्पीड से वो
हाई टू लो मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएगा, बजाय कि लो टू हाई में। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर तो लो कंसंट्रेशन है, तो वो सेल के अंदर से इतनी स्पीड में वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आएंगे जितनी स्पीड में सेल के बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमेशा सेल क्या करेगा, इस केस में वाटर गेन करेगा। द नेट और ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। ठीक है, तो इसका जो नेट रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि जो वाटर है वो, क्योंकि ज्यादा तेजी से वाटर अंदर एंटर करेगा इन कंपैरिजन टू कि कितना तेजी से बाहर आ रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, वाटर जो होगा ज्यादा अंदर एंटर करेगा तो सेल जो है वो फूल जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा। ये तो था फर्स्ट केस। ठीक है, जिसमें कि सेल से बाहर जो है वो पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब सेकंड केस क्या हो सकता है, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। क्या है कि जितनी कंसंट्रेशन सेल के अंदर है वाटर की, उतनी ही कंसंट्रेशन सेल के बाहर है। तो अब जब सेम है, इक्वल है, ऑस्मोसिस कब होती है, जब नेट डिफरेंस होता है, नेट डिफ्यूजन हो वाटर का, नेट आए। लेकिन यहाँ पे तो इक्वल आ रहा है। अब जब इक्वल आ रहा है, दोनों में इक्वल कंसंट्रेशन है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स रश करेंगे ही नहीं, ना ही अंदर से बाहर, ना ही बाहर से अंदर। तो हमें कोई भी नेट मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। सच अ सोल्यूशन इज नोन एज एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को जिसमें कि कंसंट्रेशन सेम होती है, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। ये हमने अभी पढ़ा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो फ्री हैं, कि वो सेल मेम्ब्रेन के दोनों ही तरफ मूव कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड, but the amount going in is the same as the amount going out, so there is no overall movement of water, the cell will stay the same size। लेकिन क्योंकि दोनों में इक्वल ही कंसंट्रेशन है, तो जितनी स्पीड से सेल जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर से अंदर जाएंगे, उतनी ही स्पीड से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर से बाहर आएंगे। तो क्या होगा, सेम ही फ्लो हमें देखने को मिलेगा दोनों ही साइड से। तो इस वजह से क्या होगी कि कोई भी नेट जो है इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा कंसंट्रेशन में, ना सेल के बाहर और ना ही सेल के अंदर। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो सेल है वो जितने साइज का पहले था वो उतने ही साइज का एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल। ठीक है, अब हमने सिंपल सी चीज है, हमने बात कर ली कि दोनों में इक्वल है, बाहर भी और अंदर भी। हमने बात कर ली कि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल में कम है। अब हम थर्ड केस की बात करेंगे, क्या बचा कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसके बाहर की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मतलब जो उसके सराउंडिंग्स है, वहां पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है। So it means that it is a very concentrated solution। मतलब कि ये सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है कि इस सॉल्यूशन में और कुछ हम ज्यादा, अब इससे ज्यादा हम कुछ डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होगा, ऑस्मोसिस से जो सेल है, क्योंकि उसमें हाई कंसंट्रेशन है और जो सराउंडिंग्स है बाहर है उसमें लो कंसंट्रेशन है, तो हाई टू लो मूव करेगा, तो सेल से जो वाटर है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से तो सेल से वाटर बाहर निकल के क्या आ जाएगा, आउटसाइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आके मिक्सअप होगा। तो क्या होगा, अब सेल के अंदर से बाहर आ गया तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से पानी निकल गया तो वो सिकुड़ जाएगा। दस, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये डिफ्यूजन का ही एक स्पेसिफिक केस है ऑस्मोसिस, कि हम डिफ्यूजन यूज कर देते हैं किसमें, गैसियस एक्सचेंज में, जब हम गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं अगर, और जब हम वाटर का एक्सचेंज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें हम क्या टर्म यूज कर देते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, बट ये डिफ्यूजन के जैसा सा ही होता है, उसी का एक टाइप हमें देखने को मिलता ही है। ठीक है, सो एनी ऑफ द थ्री केसेस, इन तीनों में से कोई भी केस
हो सकता है, मतलब कि अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल डालते हैं एक सॉल्यूशन में, तो उसमें इन तीनों में से ही एक चीज होगी, डिपेंडिंग कि कहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे ही ये डिपेंड करेगा। नाउ यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। कि जो यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल्युलर मतलब जिनमें एक ही सेल है, एक ही सेल से बने हुए हैं, और जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स। और ज़्यादा जो प्लांट सेल्स हैं, मतलब मोस्टली प्लांट सेल्स, वो वाटर गेन करते हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। ठीक है, मतलब कि उसका क्या मतलब है वाटर गेन करने का, कि उनके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो वाटर की कम होती है कंपैरेटिवली टू देयर सराउंडिंग्स। तो इसीलिए उनके सराउंडिंग्स में हाई कंसंट्रेशन है, तो उनके में क्या हो जाती है, वाटर ऐड हो जाता है और वो स्वेल अप हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। कि जो प्लांट की रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, हम पानी डालते हैं तो वो थोड़े टाइम में पानी सोख लेती है ना, तो वो जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं प्लांट की रूट्स, ये भी किसका एक एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का ही एक एग्जाम्पल है। Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of the cell. तो डिफ्यूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जब हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं या वाटर का एक्सचेंज करते हैं। इन एडिशन टू दिस, द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। अब इसी के साथ साथ जो सेल है वो न्यूट्रिशन भी लेता है, कहाँ से लेता है, अपने जो एनवायरनमेंट है, जो उसके सराउंडिंग्स है, उसी से न्यूट्रिशन भी सेल ही मतलब सेल न्यूट्रिशन भी उसी एनवायरनमेंट से ही लेता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। मतलब कि अलग अलग तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के बाहर या अंदर मूव करते हैं, वो मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। अब वो किस किस के जरिए करते हैं, एक ट्रांसपोर्ट का यूज करके जिसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस एक्सचेंज में या इस मूवमेंट में। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कोई रिजिड नहीं है कि ये एक ही जगह या एक ही शेप में रहता है, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, क्यों क्यों फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये किस चीज से बना हुआ है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है जिनको हम क्या कहते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कि अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना है कि वो किस तरीके से है, तो हमें क्या करना है, हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, हम उसी के थ्रू हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, और कोई हमारे पास जरिया नहीं है देखने का। मतलब कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन also enables this cell to engulf in food and other material from its external environment। अब हमने क्या देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल है। तो अब ये जो फ्लेक्सिबल है तो ये उस सेल को किस चीज़ में मदद करती है कि वो फूड ले ले, क्योंकि हमने क्या कहा कि वो अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट से क्या करती है, आउटसाइड एनवायरनमेंट से अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो अब क्योंकि ये प्लाज्मा क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो ये एक्सपैंड भी हो जाती है, इसकी शेप चेंज मतलब हो जाती है मूवमेंट में। तो क्या होता है कि ये वो फूड ले लेती है या फिर कोई और मटेरियल जो चाहिए होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जैसे अब अमीबा है, अमीबा के हमने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, अमीबा यूनिसेल्युलर है, और अमीबा की जो शेप है सेल की वो चेंज हो जाती है, होती है चेंज। वो क्या करता है, अमीबा की शेप क्या है कि उसमें वो क्या करता है, वो आई थिंक स्यूडोपोडिया उसको कहते हैं, कि वो एनगल्फ कर लेता है जो भी फूड होता है उसको, आके अपनी शेप चेंज करके वो उसको पकड़ के ले लेता है अंदर। ठीक है, यही होता है। तो वो क्या करता है कि अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो जो सेल है वो फूड को कैप्चर कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, या फिर और कोई मटेरियल होता है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो उसको कैप्चर कर लेता है। Such processes are known as endocytosis.
इन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोकाइटोसिस कहते हैं। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस, वही जो मैंने आपको बताया। तो अमीबा किस इन्हीं प्रोसेसेस से, जिनको हम एंडोकाइटोसिस कह रहे हैं, इन्हीं प्रोसेसेस के चलते अमीबा अपना फूड कैप्चर करता है। ठीक है, तो ये था पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि एक आउटर कवरिंग है जो कि क्या करती है, उसको गार्ड करती है। मतलब ये देखते हैं कि भाई क्या चीज़ सेल के अंदर जाएगी और क्या चीज़ सेल से बाहर जाएगी, एंट्री और एग्जिट देखने का काम करती है मेनली। ठीक है, मतलब एक गार्ड का काम करती है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। ठीक, अब वो अंदर जो बाहर वो मूवमेंट कैसे होती है, अगर हम गैसेस की बात करें, गैसेस की हमने क्या बात की कि वो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की वजह से होती है। मेनली जो भी सब्सटेंस है वो कैसे मूव करता है, मूवमेंट कैसे होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हाई टू लो मूव करती है। अब गैशियस में वो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू करती है, और वाटर में भी डिफ्यूजन का ही प्रोसेस होता है, बस उसको हम क्या कह देते हैं, ओस्मोसिस। ठीक है, वो भी किस तरीके से मूव करती है कि आउटसाइड अगर हाई कंसंट्रेशन है तो वो सेल के अंदर एंटर करेगी, और अगर सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है तो वो बाहर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, मेनली हमने ये चीज़ देखी है। और जो सेल है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है अपना एनवायरनमेंट से ही। न्यूट्रिशन कैसे लेता है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। अब वो फ्लेक्सिबल है तो वो जो सेल है वो क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी फूड होता है या मटेरियल होता है उसको एनगल्फ कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, इतनी सी ही चीज़ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। नाउ विल टॉक अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. अब ये तो हमने क्या देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आउटर कवरिंग है, ये तो हर एक सेल में ही हमें देखने को मिलती है आउटर कवरिंग, जिसको हम कह देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, हर एक सेल में होती है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो प्लांट सेल्स में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और हमें आउटर कवरिंग देखने को मिलती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमने क्या पढ़ा, ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल कवरिंग है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसके अलावा प्लांट सेल्स में हमें एक रिजिड कवरिंग भी देखने को मिलती है जो कि एज इट इज ही रहती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। जैसे कि दीवार है, दीवार होती है ना, दीवार से ही समझ लो, वॉल ही है, वॉल से वॉल क्या है, दीवार। ठीक है, दीवार क्या है, हम दीवार खड़ी है तो हम उसको हिला तो नहीं ना कर सकते, अगर हम उसको धक्का लगाएंगे दीवार को, ठीक है, हम उसको हिला नहीं सकते दीवार को। ठीक है, तो क्या है, वॉल है, तो उसी से याद कर लो, वॉल, वॉल को हम हिला नहीं सकते, तो वो क्या है, वो रिजिड है। वो एक आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा। किसमें? प्लांट सेल्स में। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल के बाहर क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग के बाहर प्लांट सेल्स में एक सेल वॉल की कवरिंग भी हमें देखने को मिलती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। अब ये जो प्लांट की सेल वॉल है ये किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, ये आउटर कवरिंग जिसको हम रिजिड कह रहे हैं। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। अब ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि एक उसकी मतलब जो भी प्लांट का स्ट्रक्चर होगा किस तरीके का, वो एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है उस प्लांट को, उस पौधे को। नाउ व्हेन अ प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। अब क्या है, अब क्योंकि ये जो सेल वॉल है ये तो रिजिड है, ये तो चेंज होती नहीं है, तो क्या होता है, जब भी किसी भी प्लांट कोई भी प्लांट सेल है, अब हमने क्या पढ़ा कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस से सेल में अगर हाई कंसंट्रेशन है तो सेल क्या करेगा, वाटर लूज करेगा, क्योंकि सेल के बाहर का जो एरिया है वहां पे क्या है, कंसंट्रेशन लो है, तो सेल वाटर लूज करेगा।
तो जो सेल वाटर लूज करेगा तो वो क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो वो जो सिकुड़ेगा, तो ये जो हमें देखने को मिलेगा कि सेल सिकुड़ेगा, तो ये सेल वॉल के अलावा जो भी पोर्शन है ना वो सिकुड़ता है। सेल वॉल क्योंकि हम कह रहे हैं रिजिड है, तो उसमें हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। ठीक है, मतलब कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बाउल है, एक बाउल के अंदर अगर आपने एक टैबलेट डालेंगे पानी के अंदर, एक बाउल के अंदर पानी है, उस पानी में अगर आपने एक टैबलेट डाली, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो टैबलेट क्या होगी, डिसॉल्व होके वो छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, वो छोटी होती चली जाएगी, लेकिन वो जो बाउल है वो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो बाउल क्या है, वो रिजिड है, वो उतना का उतना ही रहेगा। तो वो सेल वॉल जो है वो उतनी ही रहती है। जो कंट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है उसके अंदर, वो उस सेल के सराउंडिंग्स में है, उस सेल में ही होगा, सेल वॉल पे नहीं होगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को प्लाज्मोलाइसिस। Cell walls permit the cells of plants, fungi, and bacteria to withstand very dilute or hypotonic external media without bursting. ठीक है, अब वेरी डाइल्यूट और हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा था, जिसमें सेल जो है वो स्वेल अप होता है, मतलब बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा है, जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो सेल के अंदर की कंसंट्रेशन होती है। तो अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर आएंगे, तो सेल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जो सेल वॉल्स हैं वो ये परमिट करती हैं प्लांट, फंगी या बैक्टीरिया के सेल्स को कि अगर वो बड़ा होगा, स्वेल होगा, तो वो बर्स्ट नहीं होगा। मतलब उसको वो एरिया प्रोवाइड करती है कि वो उसमें फूल सके, फैल सके, ज़्यादा बड़ा होगा तो वो अपना एरिया ले सके। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल जो है वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन सेल वॉल इतना एरिया प्रोवाइड करती है कि वो बर्स्ट ना हो, वो अपना एरिया कैप्चर कर सके प्रॉपर तरीके से। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। वही कि इसमें क्या होता है, सेल्स जो है ऑस्मोसिस से वाटर ले लेता है और स्वेल अप हो जाता है। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। The water exerts the wall exerts an equal pressure against the swollen cell. ठीक है, तो अब जो सेल स्वेल अप होता है तो वो क्या करता है, स्वेल अप होके वो जब बड़ा हो जाएगा तो वो सेल वॉल से टकराएगा, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस पर। तो वॉल्स क्या करते हैं, वो इक्वल प्रेशर उसी सेल के ऊपर एक्सर्ट करती है। मतलब वो इक्वल प्रेशर, जितना प्रेशर सेल फूल के लगाता है सेल वॉल पे, उतना ही प्रेशर वो सेल वॉल भी उस सेल के ऊपर लगाती है। Because of their walls, such cells can withstand with much greater changes in the surrounding medium than animal cells. अब इसकी वजह से वो क्या करती हैं, मतलब कि वो ज़्यादा क्या होता है कि ज़्यादा फूल के, अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, तो सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो वो फट ना जाए, वो बर्स्ट ना हो जाए, उसके लिए क्या करती है, वो सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करती है कि वो उसमें रहे। ठीक है, और लेकिन जैसे कि एनिमल सेल्स है उस पर ये आउटर कवरिंग नहीं होती, तो वो बर्स्ट होने का डर रहता है कि वो बर्स्ट हो सकते हैं अगर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे तो। लेकिन सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल्स में, वो उसको प्रोटेक्ट करती है कि क्योंकि जितना सेल बड़ा होके प्रेशर एक्सर्ट करता है, उतना ही प्रेशर वो सेल वॉल भी एक्सर्ट करती है, ताकि वो उसी शेप में, उतने ही अमाउंट में, या उतने ही जितना वो हो रखा है, स्वेल हुआ है, वो उतना ही रहे। ठीक है, अब ज़्यादा फिलअप होके वो बर्स्ट ना हो जाए, फट ना जाए। तो ये काम होता है सेल वॉल का। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सेल वॉल हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही देखने को मिलती है, वो और किसी में नहीं होती, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ प्लांट सेल्स में ही हमें ये देखने को मिलती है। राइट, सो गाइज आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। आज हमने मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा टाइम लगा है, बट ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बेसिक थिंग भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और इससे क्वेश्चंस निकलते भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी, तो थोड़ा सा टाइम देना भी ज़रूरी था। इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने आई होप सो मैंने थोड़ा ढंग से समझाया है, तो आपको डाउट नहीं आएगा, लेकिन कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी का चैप्टर अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे और ट्राई करेंगे उसको फिनिश करने की नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है,
सो टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।